देखिए चैप्टर नेम 12th क्लास का ये लास्ट चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी नानी के घर। और नानी का नाम सुनते ही थोड़ा सा अजीब लगता है ना, आप लोग को लगता होगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है नानी के घर सुनते हुए, है ना। गर्मी की छुट्टी मनाने में ठीक लगती है नानी के घर। कोई भी छुट्टी, अच्छा कोई भी छुट्टी, चलो चलिए बात करते हैं। पहले इसका राइटर है कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी नानी के घर, रिटन बाई कमला दास। ये जो कमला दास है ना, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये कमला दास पहले दास परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन बाद में चल करके इनको इस्लाम धर्म, सुने ना आप लोग, ठीक है, इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती हैं, समझे। बाद में चल करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती हैं और इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बातें बताते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले ये जो कमला दास थी, तो जिस परिवार में रहा करती थी, ठीक है, उसके बाद इनको जो शादी होता है वो इस्लाम धर्म वाले में कबूल कर लेते हैं और वहीं पर इनका फिर दूसरा परिवार मिल जाता है। और ये सब हम पहले इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, कमला दास के बारे में। कमला दास और आता है ना, तो कम से कम लगा करके अमल करो। डेली डेली से डांट सुनने वाला काम करता है। देखिए कमला दास बॉर्न मार्च 31, 1934, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, हैज अर्न्ड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कमला दास का बॉर्न जन्म मार्च 31, 1934 ईस्वी में हुआ था। 31 मार्च 1934 ईस्वी को। पोएट एंड स्टोरी राइटर, एक कवित्री भी थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां लिखा करती थी। Has earned a respectable place in both English and Malayalam literature. Has earned, उन्होंने प्राप्त किया है, respectable place, एक प्रतिष्ठित स्थान, किसमें? In both English and Malayalam literature, इंग्लिश साहित्य में भी और मलयालम साहित्य में भी। मलयालम में भी लिखा करती हैं और इंग्लिश में भी, और दोनों में इनको एक प्रतिष्ठित स्थान, रिस्पेक्टेबल प्लेस मिला है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, उनका आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता आत्मकथा, अपनी जो कहानी होती है, अपनी जीवनी जिसको बोलते हैं आत्मकथा, वो 1976 में पब्लिश हुआ था। यानी अपनी कहानी, अपनी आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में भी वो लिखी थी और लिखने के बाद पब्लिश करवा दी, ठीक है, 1976 में। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टायर इन 1984, शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। क्रिएटेड, वो जो उनका आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी था, उसका क्रिएट, क्वाइट ए स्टार, एकदम उसको क्रिएट करती हैं, उसको बनाती हैं, तो बिल्कुल अस्टायर के रूप में होता है। अस्टायर मतलब होता है ताजगी भरा, मतलब कि पढ़ने के बाद लोगों के अंदर एक अस्टायर भर जाता है, ताजगी भर जाता है। 1984 शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें नवाजा गया था। कब? 1984 में। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड्स, उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जो इंग्लिश में शामिल है। समर इन कोलकाता 1963, साइरेंस 1964, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973, द एनामेटल पोएम्स 1985, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 एंड यस अल्लाह 2001। यस अल्लाह जो यहाँ पर है ना, मुस्लिम लोग वहाँ पर यस अल्लाह के जगह पर या अल्लाह लिखते हैं, समझे। तो ये यस अल्लाह इंग्लिश में लिखा जाता है और उर्दू में इसका होता है या अल्लाह। ये 2001 में ये राइट की थी। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट, लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर
that never satiate। कमला दास जो इनका पोएट्री होता है इस प्राइमरली मुख्यतः ऑटोबायोग्राफिकल, उनकी आत्मकथा संबंधी, यानी उनके अपने ही जीवन के बारे में वो कहानियाँ होती थी, वो पोएट हुआ करती है, इसलिए उसको ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं, उसी संबंध में वो लिखती हैं। एंड हर थीम, और उनका थीम मतलब होता है मूल विषय, उसका जो मूल विषय है इज लव ऑफ ए लॉन्ली हार्ट। उनका लिखने का मकसद ही रहता है, मूल मकसद होता है, थीम होता है इज लव ऑफ ए लॉन्ली हार्ट, एक अकेले दिल का प्यार। अकेला अगर दिल हो तो उसके बीच में क्या लव होती है, क्या प्यार होता है, उसके प्रति ही इनका ऑटोबायोग्राफी हुआ करता है। वो इस प्रकार से लिखा करती हैं, लव विथ नेवर एंडिंग पैशंस, लव विथ प्यार, विथ नेवर एंडिंग पैशन, प्यार जो है ना वो कभी भी नेवर एंडिंग पैशन, पैशन मतलब जज्बा होता है, इश्क होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, समाप्त होने वाला नहीं होता है, ठीक है। वो उसके बारे में वो ज़्यादातर राइट करती हैं, इनकी इन जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी इनसे ही बातें जुड़ी हुई है और इसके बारे में वो ज़्यादा लिखा करती हैं। इनका ये अपने हार्ट के बारे में भी यहाँ पर जिक्र कर रही थी, लव ऑफ ए लॉन्ली हार्ट, लॉन्ली मतलब होता है अकेलापन, सुनसान जिसको बोलते हैं, वो दिल के बीच में जो प्यार होता है वो किस प्रकार का होता है इसके बारे में कहते हैं, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैटिएट। ये जो एंडिंग पैशन है ना, जो अंत नहीं होने वाला इश्क है, लस्ट वासना जिसको कामुकता कहते हैं, इंग्लिश में सेक्स कहा जाता है, ग्रीड लालच एंड हंगर भूख दैट नेवर सैटिएट, इससे कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये ऐसा होता है जो एंडिंग होता है, अनंत होता है। एक आज मान लीजिए कि कोई उसके पास पैशन है, कोई आज उसके पास इश्क है, तो वो न किसी दिन बदल जाता है। वासना कभी खत्म नहीं होती है, इससे कभी भी आदमी को संतुष्टि नहीं मिलता है। ग्रीड लालच लोभ, इससे कभी भी आदमी सेटिएट नहीं हो पाता है, संतुष्ट नहीं हो पाता है। एंड हंगर, ये सब जितने भी प्यार की भूख है ना, ये भूख कभी खत्म होने वाली नहीं है। सेटिएट, इससे कभी भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है, ऐसा कमला दास कहती हैं। शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग, शी इज नोन वो जानी जाती हैं फॉर सेक्सुअल एडवेंचर, यौन रोमांच, सेक्स को किस प्रकार से एडवेंचर करके वो बात करती हैं, वो उस रूप में जाने जाती हैं, उसको रोमांटिक अंदाज में बदल देना, उसी के बारे में वो लिखना, इस लेखन के बारे में वो खास प्रकार से कमला दास जानी जाती हैं। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट विच इवन रीचेस द पॉइंट। आगे देखिए क्या करता है, फॉर हर लवली हार्डली एवर गोज, ये जो प्यार है ना, जो लोग जो कभी इसमें किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी को कभी कोई लोग इनसे संतुष्ट नहीं हो पाता है। एंड लवली हार्ट एवर गोज, मुश्किल से हार्डली कहाँ तक जाता है, बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। जानते हैं ये कुछ जैसे आप देख सकते होंगे, ये इंटर क्लास का है, ISC 12th का रेनबो पार्ट 2 का। इसमें जो बच्चे रहते हैं वो 16, 17, 18 साल के ही बच्चे रहते हैं। जितने भी गलत कदम उठाने वाले होते हैं इसी में आपको मिलेंगे। अगर कोई अच्छा कदम भी उठाएगा तो इसी में, क्योंकि जो एक उम्र होती है 18 से 25 साल जिसको हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, इसमें अपने आप को अगर कुछ बना लेना है, कुछ अगर हासिल कर लेना है तो ये 18 से 25 साल वाला होता है। इस उम्र के बच्चों को इन सब से कुछ सिखा दिया जाता है कि देखो बाबू ये क्या गलत है, क्या ये सही है, इसमें गलतियां क्या है सो समझिए। वो कहते हैं कि ये कभी भी किसी आदमी को संतुष्ट नहीं करता है। अगर कोई किसी से इश्क करता है, प्यार करता है, उसी में वो वासित हो जाता है, लस्ट हो जाता है, उस वासना में गुम हो जाता है, उसी के प्रति उसमें ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाती है उसे प्राप्त करने के लिए, उसको उसी प्रेम का हंगर हो जाता है, भूख लग जाती है, तो वो कभी सेटाइट नहीं होता है, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता है। अगर वो आदमी प्यार में पड़ जाता है, अगर पैशन में, एंडिंग पैशन में, ना कभी खत्म होने वाला जो प्यार जिसको पैशन कहते हैं, इससे कहते हैं, अगर उसमें पड़ जाता है तो कहता है कि फॉर हर लवली हार्ट गिव अ गोज, तो वो प्यार खूब से खूब, हार्डली से हार्डली कहाँ तक जाता है, बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट।
वो सेक्स तक, जिसको जिस्मानी बोला जाता है, सेक्स तक ही पहुंचेगा, उसके अलावा फिर प्यार बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड लस्ट, वासना तक जाएगा। जो ये होता है प्रेम, ये प्रेम कोई प्रेम नहीं है, इसमें सिर्फ वहां तक लोग पहुंचेंगे, फिर बर्बाद हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसा ये कमला दास राइट करती हैं। लेकिन अब अगर देखते हैं, कहता है विच इवन रीचेस द पॉइंट ऑफ नसी, ये एक नसी होता है, एक पागलपन होता है जो लोग उस अवस्था तक, उस सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं। हम लोग अगर देखें प्यार की अगर परिभाषा, प्रेम की परिभाषा, अगर इश्क की परिभाषा, तो उसमें जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लोग जानते हैं, लोग आज अगर मौजूदा ज़माने में भी अगर देखा जाए तो लोग कुछ ऐसी तरह से होता है, प्रेम का मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और सीधा वहाँ क्या करता है, बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, वहाँ तक पहुँच करके समाप्त कर जाते हैं। ये कोई प्रेम नहीं हुआ। तो वो अगर कहना चाहती हैं कि ऐसा फिर क्यों होता है, विच इवन रीच द पॉइंट ऑफ नसी, इस प्रकार के पागलपंती तक वे पहुँच जाते हैं। और कहता एंड इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगर, और फिर वही एंड इज रीबॉर्न, पुनः जन्म लेकर के अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगर, नई ऊर्जा के साथ फिर से उनको, अगर मान लीजिए उनको किसी से प्रेम है तो वो प्रेम अगर उनको नहीं मिल पाता है, वो इश्क नहीं मिल पाता है, वो अगर उनको लस्ट में कामयाब नहीं होते हैं, तो हो ना हो एक नई विगर, न्यू विगर, नई ऊर्जा के साथ फिर कहीं ना कहीं वो अपना साधन जुटा लेते हैं। यानी कि वो उनकी जो सेटाइट है ना, वो संतुष्टि कभी कहीं मिलने वाला नहीं है। कल आज यहाँ तो कल वहाँ तो यहाँ, वो किसी न किसी रूप में रीबॉर्न करते रहता है, किसी न किसी रूप में जन्म लेते ही रहता है। आगे कहते हैं कमला दास रिवील्स ए कमेंडेबल रिथम इज मार्वेल कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिथम। कमला दास रिवील्स, इसको रिवील करती हैं, बार बार बताती हैं, एक कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिथम। उनका जो लेखन होता है वो बिल्कुल कमेंडेबल होता है। कमेंडेबल मतलब होता है सराहनीय, सराहना करने लायक होता है। मास्टरी ऑफ फ्रेज, जो लिखती हैं, फ्रेज मतलब होता है उनका जो लिखने का जो ढंग होता है, बिल्कुल उसमें मास्टरी होता है, अक्लमंदी होता है। एंड कंट्रोल ओवर रिथम, अब पूरे रिथम होता है, जो पोएम की पंक्तियाँ होती है उसका राग होता है, उस राग पर नियंत्रण पाते हैं। दी वर्ड्स are often painted, the rhythm is marvelously, almost fabulously alike. उनकी एक एक वर्ड, एक एक शब्द are often painted, लगता है कि पूरा पेंट किया हुआ, पूरा रंगीन हो जाता है। मतलब सुनने के बाद दिल को लगता है कि हाँ कुछ लिखा गया है, पेंटेड हो जाती है, रंगीन हो जाती है। एंड रिथम इज मार्वेलसली, वो बिल्कुल उनका जो लिखा हुआ राइट में होता है, पोएम की जो पंक्तियाँ होती है मार्वेलसली, आश्चर्यचकित करने वाली होती है। ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, और वो सदा सदा के लिए उनकी पंक्तियाँ अलाइव कर जाती है, जीवित रहती है। ये कुछ इस प्रकार की लिखती हैं। कौन? कमला दास। चलिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी नानी के घर, ये चैप्टर है, चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, that woman died, the house withdrew into silence, a snakes moved. There is a house, एक घर है, now far away where once, जो अब मुझसे बहुत far away है, बहुत दूर है। I received love, जहाँ मुझे प्यार मिलता था, मुझे वो नानी का घर, नानी के घर के बारे में बोलते हैं, मैं नानी के घर में रहा करती थी, मुझे नानी के घर प्यार मिलता था, वो अब बहुत दूर है, क्योंकि उनका अब मैरिज हो चुका है, शादी हो चुका है, तो वो अपने पति के घर में रहती हैं, है ना, इसलिए उनका जो नानी के घर है वहाँ से बहुत दूर है, और नानी के घर में उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। एक बार की बात है क्या कि उनका घर से क्या कहते हैं, देयर इज हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, अब वो घर, नानी का घर बहुत दूर है जहाँ मुझे प्यार मिलता था। दैट वुमन डाइड, और वो जो औरत थी वो अब डाइड, मर चुकी है, जो मुझसे प्यार करती थी, मतलब उनकी नानी थी, बहुत प्यार करती थी उनसे। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, वो घर विथड्रू, खड़ा के खड़ा है, इनटू साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस,
सुनसान रूप से खड़ा है, क्योंकि कोई अंधा बंदा वहां पर नहीं है, बिल्कुल सुनसान विथ ट्रियो खड़ा है। स्नेक मूव्ड, उसमें स्नेक मूव्ड घूम रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है ना। जहाँ पर सुनसान जगह होती है वहां पर इसी तरह से होता है ना, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, यही सब चलते रहते हैं। वही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अब वो नानी तो है नहीं, और नानी जब नहीं है तो वो बिल्कुल जो घर है ऐसा भी है लेकिन सुनसान पड़ा हुआ है, सुनसान खड़ा है। स्नेक मोड, सांप उसमें घूम रहे हैं। आगे कहता है अमंग बुक्स आई वॉच देम टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। अमंग बुक्स, किताबों के बीच, आई वॉज डीम टू यंग, जब मैं बहुत छोटी थी, T-O-O-2 मतलब बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी, टू रीड कि पढ़ भी नहीं पाती थी, मैं इतनी छोटी थी। हाँ, भले ही हम किताबों के बीच में रहते थे, जब नानी के घर में होंगे तो नानी के घर में बहुत सारी किताबें होंगी, उन किताबों के बीच में उठना बैठना वो करती थी, लेकिन कहते हैं आई वॉज डीम टू यंग, मैं इतनी छोटी थी, बहुत छोटी थी, टू रीड पढ़ भी नहीं पाती थी, एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और कहता है कि जो मेरा ब्लड हुआ करता था, खून हुआ करता था, टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, जिस तरह से एक मून, एक जो चंद्रमा है, चंद्रमा में एकदम जब दिखाई देता है ना, तो पूरा उजाला उजाला दिखाई देता है, बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसी तरह से मेरी उस टाइम बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी, वहाँ की हवाएं ठंडी होगी, वहाँ जो बर्फ गिरता होगा बिल्कुल जम जाता होगा, उसी तरह मेरे खून भी जमे हुए रहते थे। मतलब कि उनका कहने का मतलब है कि मैं इतनी छोटी थी, पढ़ कैसे सकती थी, इतना ठंड गिरता था, इतना ठंड में मेरे खून तक जम जाते थे कि उस तरह, जिस तरह से वहाँ के जो मून हुआ करता था, चंद्रमा हुआ करता था, सफेद हुआ करता था, समझे। ठीक उसी प्रकार से मैं भी थी, बहुत छोटी थी, नहीं पढ़ पाती थी। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। अब कहता है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं सोचती हूँ, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं सोचती हूँ वहाँ जाने के लिए, उस नानी के घर में जाने के लिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या अभी वो जो वहाँ पर हवाएं हैं उसी तरह ठंडी हवाएं हैं, क्या आज भी वहाँ पर बर्फ़ जमती है, वो ऐसा सोचती हैं। हाउ आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं जाने के बारे में थिंक करती हूँ, सोचती हूँ। देयर टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और कहता है कि मैं वहाँ पीयर मतलब देखना, मैं देखना चाहती हूँ, थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, मैं खिड़की से झांकना चाहती हूँ। मैं उस समय बहुत इतनी छोटी थी, ब्लाइंड आई, जैसे एक अंधे का आंख होता है ना, वो कुछ नहीं देख सकता है, मैं भी वहाँ पर उतना पूरी तरह से नहीं देख पाई थी, लेकिन आज मैं खिड़की से, उसी जिस खिड़की से जो लोग बाहर देखते थे, मैं देखना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जस्ट लिस्टिंग टू द फ्रोजन एयर, वहाँ की फ्रोजन एयर, बर्फीली हवाओं को मैं सुनना चाहती हूँ। मैं अब जाना चाहती हूँ, नानी के घर जाना चाहती हूँ। फ्रोजन एयर, वहाँ की जो बर्फीली हवाएं हैं, उसके वजह से वहाँ खिड़कियाँ लगी हुई होती थी, मेरे आंखें बंद थे, हम देख नहीं सकते थे, लेकिन आज मुझे देखने का मन है, हम दिखना चाहते हैं। और in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. कहता है और इन वाइल्ड मतलब होता है जंगली जानवर, लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा बिल्कुल वाइल्ड डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, एक ऐसी निराशा जो कभी अच्छा ना लगे, निराशा कभी किसी को अच्छा भी नहीं लगता है ना, समझे। तो इसलिए यहाँ पर समझिएगा वो निराशा, वो तीखा निराशा, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। कहता है कि थोड़ा मैं भी तो देखूं, वो फ्रोजन एयर, वो ठंडी हवा, मैं उससे उस तीखी, उस निराशा भरी जो फ्रोजन एयर थी, जो हवाएं थी, उसको मैं पिक करना चाहती हूँ, चूमना चाहती हूँ कि क्या आज भी वो उसी तरह से वहाँ की ठंडी हवाएं चलती है। एंड आर्मफुल, और मैं उसको आर्मफुल अपनी बाहों में भर लेना चाहती हूँ, उन हवाओं को, उस ठंडी हवाओं को, उस बर्फीली हवाओं को। डार्कनेस, वहाँ की जो डार्कनेस है, अंधेरापन है,
टू ब्रिंग इट हेयर, लाई, मैं यहाँ लाना चाहती हूँ, ताकि हम लोग भी यहाँ पर वो नानी के घर का जो नज़ारा था वहाँ पर फिर एकदम हवाएं चलती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, कम से कम मैं उसे चूमूं, मैं वहाँ जाऊँ, मैं उसको आर्मफुल बाहों में भर करके लेके आऊँ। डार्कनेस, उसमें वहाँ बहुत अंधेरे हुआ करती थी, उस अंधेरे को मैं यहाँ ब्रिंग, लाऊं, इट हेयर टू लाई, यहाँ ला करके उसको रखूँ, इस प्रकार से रखूँ। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे घर के पिछले दरवाजे, बिहाइंड माई बेडरूम्स, मेरे बेडरूम है, बेडरूम के पिछले दरवाजे से, लाइक ए ब्रोडिंग, वो मेरे पिछले दरवाजे पर रहे। कौन? बर्फीली हवा। कौन? अंधेरा। कौन? फ्रोजन एयर। वो उनको यहाँ लाना चाहती हैं, वो नानी के घर का जो नज़ारा था उस नज़ारे को यहाँ पर ला करके बसाना चाहती हैं, और कहती हैं कि मेरे बेडरूम्स के पिछले दरवाजे तक वो रहे। ब्रूडिंग, गार्ड बनकर रहे, ब्रूडिंग मतलब गार्ड बन करके रहे। डॉग, जैसे डॉग, कुत्ता जैसे किससे गार्ड बन करके रहता है, समझे, उसी तरह से वो बर्फीली हवा, वो फ्रोजन एयर, वो क्या था, फ्रोजन एयर था, डार्कनेस थी, उन सब को वो यहाँ पर लाना चाहती हैं। जिस तरह से एक कुत्ता गार्ड के रूप में कैसे रहता है, ब्रूडिंग के रूप में, उसी तरह से वो इसको लाना चाहती हैं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू दैट आई लिव इन सच ए हाउस, वो अपने पति को कह रही हैं, यू कैन नॉट बिलीव, प्रिय तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, वो अपने पति को कहती हैं, कैन यू दैट आई लिव इन सच ए हाउस, क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि मैं इस प्रकार के घर में रहती थी? नहीं, आपको विश्वास नहीं हो सकता है। एंड वाज प्राउड एंड लव्ड आई हु हैव लॉस्ट, वो समझा रही हूँ उनको कि मैं इस तरह के घर में बिल्कुल डार्कनेस हुआ करता था, जो घर हुआ करती थी उसमें उसके बाहर अगर देखते तो फ्रोजन एयर, एकदम बर्फीली हवाएं चलती रहती थी, उस घर में मैं रहा करती थी, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। वाज प्राउड, मैं गर्व महसूस करती थी, एंड लव्ड, बहुत उस घर से प्यार करती थी। आई हु हैव लॉस्ट, लेकिन मैं अब उसे लॉस्ट, खो चुकी हूँ, अब वो मेरा घर नहीं है, क्योंकि हम अब दूसरे जगह पर आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। May my way and beg now at a stranger's doors to receive love, at least in a small change. My way, मेरा जो रास्ता है, and beg now at a stranger's door, अगर मैं उस रास्ते से जाऊं, मैं नानी के घर जाऊं, तो नानी के घर पर तो कोई है नहीं है ना, वहाँ पर मूव कर रहे अनेक लोग घूम रहे हैं, तो जानते हैं वो कहते हैं माई वे एंड बेग नाउ स्ट्रेंजर्स डोर, मैं अगर जाऊं उस रास्ते से जाऊं, किसी स्ट्रेंजर्स के डोर पर जाऊं, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों के घर जाऊं, रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, तो कहते हैं कि रिसीव लव लीस्ट, कहता है कि हमको जो प्यार मिलेगा उस तरह का प्यार नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, एक जो स्मॉल छोटा सा, चेन मतलब चिल्लर बोलते हैं, खुदरा जिसको बोला जाता है, चेन मतलब खुदरा, चिल्लर, और क्या बोला जाता है उसको, रेचकी, समझे, उस तरह से छोटा सा हमको एटलीस्ट कम से कम इतना छोटा सा भी प्यार हमको नहीं मिल पाएगा जिस तरह से मेरे नानी के घर में मिला करता था। वो हम अगर किसी स्ट्रेंजर्स के डोर पर जाएं, किसी अजनबियों के घर पर जाएं, दरवाजे तक जाएं, लेकिन हमको नानी के घर के जैसा प्यार, एक चिल्लर के जैसा भी, एक छोटा सा चिल्लर के जैसा भी हमको रिसीव नहीं हो पाएगा वो प्यार। ये नानी का प्यार और नानी के घर का प्यार। कमला दास कुछ इस प्रकार से राइट करती हैं। और तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि नानी का जो घर होता है क्या वाकई में घर होता है ना। नानी का नाम सुनते ही बचपना रहता था तो लगता था कि हाँ कहीं जा रहे हैं, है ना। ऐसा आज भी लगता है, आज भी छुट्टियां रहती है तो लगता है कि हाँ घूमने जाएं तो नानी के घर जाए। जब नाना नानी रहते हैं ना तो वाकई में वहाँ पर जाने का कुछ अजीब सा लगता है। और ये नानी के घर में रहते थे, जिन लोग नानी के घर में रहते होंगे, क्या अजीब सा का मतलब कि हम लोग यहाँ पर जहाँ पर रहते हैं ना, अपने दादी के घर में रहते बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको,
बोरिंग टाइप का हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अगर नानी के घर जाते हैं तो वो कुछ और खुशियों में बदल जाता है ना। ये नानी के घर के बारे में प्रस्तुत कर रही थी कमला दास, बड़ा दिल को छू जाने वाली कहानी थी। ठीक है।